जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे बिहार बोर्ड हिंदी कक्षा 12वीं चैप्टर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। और आज इसका प्रश्न उत्तर कराने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और आपको सबसे आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त एक बात समझिए, यह जो वीडियो है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है, जो कि हिंदी 100 मार्क्स कक्षा 12वीं चैप्टर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण, जो कि एक प्रकार के भाषण है और इसका हम आपको प्रश्न उत्तर कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मेरे दोस्त, अभी तक आपने चैप्टर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण, उसका आपने संपूर्ण हिंदी अर्थ नहीं देखे, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक है, उसका आपका मेन थ्योरी बताया गया है, तो वो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी प्लेलिस्ट के नाम से बना होगा, जिसमें चैप्टर 1, 2, 3 सब के सब वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, तो जाके जरूर देखिएगा। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज जो आपको क्या करेंगे, सब्जेक्टिव कराएंगे या तो प्रश्न उत्तर कह सकते हैं, वो कराएंगे। उसके बाद आपको कल आपको ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए, अब उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते एक नंबर से। और यहाँ कह रहा है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पे वे स्वीकार करते हैं। देखिए, ये जो जयप्रकाश नारायण है, उस टाइम आंदोलन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था और उसके विचार अलग थे और ये किसी न किसी शर्त पे, मतलब कि इसका शर्त था कि मेरा यह शर्त पे हम ये स्वीकार करेंगे। तो इसका शर्त क्या था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए, अगर आप इस प्रकार उत्तर देते हैं तो आपको 2 या 5 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए, उत्तर देखिए क्या लिखा है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि विचार मतलब उसका अलग विचार था कि युवा पीढ़ी नेतृत्व करे। युवा पीढ़ी का मतलब क्या हो गया कि जैसे अभी भारत में क्या हो रहा है, कुछ न कुछ अग्निपथ का हो गया, ये कुछ न कुछ आंदोलन हो रहा है, तो उसमें किसका योगदान होना चाहिए, युवा पीढ़ी का, नहीं कि बुजुर्ग का नहीं, बूढ़ा बुजुर्ग का नहीं होना चाहिए। जैसे मोदी जी से हो गया, वो सब बहुत एज करे हुए, लेकिन इसका विचार था किसका, जयप्रकाश नारायण का, कि ये युवा पीढ़ी नेतृत्व करें। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया था। ये जो है आपसे पूछा भी जा सकता है, यूथ फॉर डेमोक्रेसी यह किसके द्वारा लाया गया था, तो हमारे ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया था। ठीक है, उनके अनुसार लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका होनी चाहिए। मतलब लोकतंत्र जो अभी है भारत में, क्या है, लोकतंत्र है, तो उसमें किसकी भूमिका होनी चाहिए, युवाओं की होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण का कहना है कि आप नई पीढ़ी के लोग हैं, देश का भविष्य आपके हाथ में है, आपके अंदर उत्साह है, शक्ति है, जवानी है, आप नेता बनने योग्य है। परंतु युवाओं का कहना है कि मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना होगा। मतलब कि जैसे युवा हो गया ना, उसको जो है ना, ये जयप्रकाश नारायण बोले थे कि आप नए पीढ़ी के लोग हैं, मतलब कि नए जनरेशन कह सकते हैं, मॉडर्न युग के लोग हैं आप सब। देश का भविष्य आपके हाथ में, जो देश के भविष्य है वो जो चल रहा है, आगे क्या होगा ये आपके हाथ में है। आपके अंदर उत्साह है, शक्ति है, जवानी है, आप नेता बनने योग्य है, आप में सब चीज़ है। ठीक है, परंतु युवाओं का कहना है, जैसे हम सबके युवा हो गए, उन सब का कहना है कि मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा। जयप्रकाश नारायण जो थे वो मार्ग देते थे, आपको नेतृत्व स्वीकार करना होगा, जो नेतृत्व दिए हैं वो स्वीकार करना होगा। लेकिन जयप्रकाश नारायण इसे टालते रहते थे। लेकिन इसका कहना था कि सबका बात सुनूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा, यही सभी को मानना होगा। और यही उनका शर्त था कि जो भी आप बोलिए, आप जो भी कीजिए, वो हम सुनेंगे, करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं, शर्त मेरा रहा, जो बोलेंगे वो होगा, मानना होगा सबको। ये जयप्रकाश नारायण के थे। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही इजी में आपको हम समझा दिए। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो मत कीजिएगा लाइक। ठीक है, चलिए देखिए, अगर एक बात और समझिए मेरे दोस्त, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो और ऑल नोट्स जैसे क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, जो भी चीज़ चाहिए आपको इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा। क्या नंबर है, 8578002739। इस पर एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका परिवास का परिचय, इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। देखिए, एक आम लड़का जिसकी जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो, ठीक है,
और वो लड़का अमेरिका जाके पढ़ ले, वो असंभव बात होती है। जैसे आपके लिए अमेरिका जाके पढ़ना वो क्या है, असंभव है अभी मान लीजिए तो, और मेरे लिए भी असंभव चीज़ है। तो ये कैसे असंभव है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये जयप्रकाश नारायण तो पढ़े थे, और इसकी क्या बात आपको सबसे प्रभावित लगे, अच्छा लगे, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, छात्र जीवन। जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। प्रारंभिक मतलब कि जो शुरू शुरू में होता है, वो जो क ख से पढ़ाई होता है, वो शिक्षा कहाँ पर था, घर पर ही हुआ था। फिर बाद में पटना कॉलेजिएट में दाखिला हुआ। ये सब हम आपको पहले बताए हुए हैं, जब आपको हम संपूर्ण हिंदी बताए थे तो ये हम आपको पहले बताए हुए हैं। देखिए मेरे दोस्त, जिस भी जहाँ पढ़िए, आप ऑफलाइन पढ़िए ऑनलाइन पढ़िए, जहाँ पर सारे 400 टारगेट लेके चलते हैं ना, तो सबसे पहले एक नियम होना चाहिए। सबसे पहले हिंदी का संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़िए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़िए। तो कोई भी चैप्टर से आपको हरा नहीं सकता कोई माइकल नहीं, इतना हम चैलेंज देते हैं। इतना बात बोल दिए कि अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो कोई भी एग्जाम में कैसे भी प्रश्न पूछ ले आपको हरा नहीं सकता। क्या पढ़ना है, पहले पढ़ना है चैप्टर जो कि बुक है उसका पूरा का पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करना है, उसके बाद लास्ट में आपका मॉडल पेपर क्वेश्चन में ये सब होगा, तब कर लीजिएगा। तो कोई भी आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए, दाखिला हुआ मतलब वे पटना कॉलेज में प्रवेश कर दिए। वे साइंस विद्यार्थी के छात्र थे। किसके, साइंस के विद्यार्थी थे। असहयोग आंदोलन के दौरान उसकी शिक्षा अधूरी होगी। असहयोग आंदोलन जब हुआ था उस टाइम उसकी शिक्षा क्या होगी, अधूरी, मतलब कि छूट गया था। बाद में बिहार विद्यापीठ से IAS की परीक्षा दिया। कौन सा दिया, बिहार विद्यापीठ से कौन सा परीक्षा दिया मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सा परीक्षा दिया था, IAS की परीक्षा दिया। उस परीक्षा में उतरने मतलब कि ये अच्छा रंग प्राप्त किए थे, ठीक है। अब चलिए अमेरिका परिवार से। जयप्रकाश नारायण धनी परिवार के व्यक्ति नहीं थे। धनी परिवार का मतलब कि वे अमीर परिवार के व्यक्ति नहीं थे, ठीक है। वह एक साधारण परिवार के थे, मतलब कि एक छोटा मोटा घर के समझ सकते वो आदमी थे। जहाँ स्वामी सत्यदेव का भाषण सुना था कि अमेरिका में लड़के मजदूरी करके अपनी पढ़ाई कर सकता है। मतलब स्वामी विवेकानंद ने बोला था, स्वामी विवेका नहीं, स्वामी सत्यदेव जी बोले थे कि लड़का जो है ना अमेरिका जाके पढ़ सकता है। कैसे, वहाँ पर काम धाम करके, ठीक है, करें। तो अमेरिका में लड़के मजदूरी करके अपनी पढ़ाई कर सकता है। तब वे 1922 में अमेरिका चले गए, जहाँ वे बागानों में, कारखानों में, लोहों के कारखानों में, जहाँ जानवर काटे जाते थे। अब सोच लीजिए कितना बदतर काम किए हुए हैं, जानवर काटे जाते हैं वहाँ पर भी काम किए हुए हैं। हम सब तो देख के हाथ हो जाते हैं। बकरी को काटता है तो चलता है, वहाँ पर भैंसों से काटेगा तो खत्म हो जाएंगे जैसे लगता है, ठीक है। तो ये हो गया। वे जहाँ रहते थे वहाँ 3-4 स्टूडेंट मिलकर रहते थे। मतलब कि जयप्रकाश जहाँ रहते थे वहाँ कम से कम 3 से 4 स्टूडेंट रहते थे। वह होटल में वेटर या बर्तन भी धोया करते थे। वेटर का भी काम सोच सकते कितना बड़ा काम किए हुए, वेटर, बर्तन धोना। और रविवार को वे जूता पॉलिश भी करते। जूता पॉलिश सोच सकते कितना घिनौना काम करके पढ़ाई किए हुए हैं, सोच सकते हैं ना। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण का विद्यार्थी जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण रहा। उन्होंने मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ से, अमेरिका से ही किया हुआ था, ठीक है। आपको ये कैसा लगा, ये हम मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अगर प्रश्न देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है, और ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है ज़्यादा, खासकर उम्मीद इसी से ज़्यादा है, याद कर लीजिएगा। चलिए आप देखिए 3 नंबर प्रश्न में कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें शामिल क्यों नहीं हुए, इसके कुछ कारण होंगे। देखिए क्या कारण है, उत्तर में देखिए, जयप्रकाश नारायण जब भारत से अमेरिका गए तो वे अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे। मतलब कि आपको बताए थे कि मार्क्सवाद और कौन से, देखिए यहाँ पर अभी जस्ट आपको बताए हुए थे, देखिए मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ थे, अमेरिका में। तो वही कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका से भारत गए तो वे अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे। कौन थे, घोर कम्युनिस्ट थे। तब लेनिन का जमाना था। कौन सा लेनिन था, लेनिन का जमाना था। लेकिन 1924 में लेनिन मरने के बाद वह मार्क्सवादी बन गए। कौन सा बन गए, मार्क्सवादी बन गए। कब, जब लेनिन की मृत्यु हो गई तब, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण जब भारत लौटे तो वे घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे। मतलब कि अमेरिका से जब भारत आए ना तो वे क्या बन गए, घोर कम्युनिस्ट बन के आए। इसीलिए वे कम्युनिस्ट में शामिल नहीं हुए और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कौन सा पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में।
जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसीलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। क्या था? भारत गुलाम था। बिल्कुल सही बात है कि ये जो थे 1900 कब थे, देखिए यहाँ पर लिखा होगा कि 1924 में, लेकिन गए थे कब? 1922 में। तो मान लीजिए 506 साल रहे होंगे, तो 1930 मान लीजिए, 1930 मान लीजिए, 1940 मान लीजिए, क्या ठीक है, 1940 मान लीजिए, है ना। तो उससे क्या था? उससे पहले ही क्या था? भारत 1947 में आज़ाद हुआ है, लेकिन क्या था? भारत उस समय गुलाम था। और लेनिन का कहना था कि जो गुलाम देश है उससे कदापि अलग ही रहना चाहिए, मतलब कि जो देश गुलाम है पहले से, तो उसमें शामिल कभी नहीं होना चाहिए। ये किसका था? लेनिन का कहना था। तो ये भी बहुत बार पूछा गया मेरे दोस्त, प्रश्न देखिए बहुत बार पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके माइंड में होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और अब आपको हम समझा भी रहे हैं बहुत ही अच्छे से, ऐसा नहीं कि हम सीधे प्रश्न तक करा रहे हैं, नहीं ना, ऐसा कर रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। क्या कह रहा है? पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है, मतलब कि जो इसका दुश्मन है ना, तो इसका भी दुश्मन। थोड़ा सा कलर चेंज करे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। जो जनता, सॉरी अब बैक कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कह रहा है कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है, क्या है? जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, मतलब कि जो जनता के है ना, वो शांतिमय कार्यों में उसमें बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं और उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ये किसका था? जयप्रकाश नारायण का कहना था। चलिए क्या है इसके बारे में समझते हैं, उत्तर में आपको समझ में और अच्छा से आ जाएगा। चलिए, प्रस्तुत पंक्ति लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति भाषण से लिया गया है। इसमें जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के दुश्मनों का वर्णन किया है। जहाँ की लोकतंत्र है, जैसे भारत कौन सा देश है? भारत में क्या लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ऐसा होता है कि लोगों का अति होना चाहिए, ठीक है। जयप्रकाश नारायण पटना में भाषण दे रहे थे तो वहाँ पर अपार भीड़ थे, मतलब कि हम आपको पहले बताए होते हैं कि संपूर्ण हिंदी अर्थ बताए थे, तो उसमें कि ये पटना में जब आंदोलन हुआ था तो उस समय अपार भीड़ थे, मतलब कि वहाँ पर बहुत लोग थे, लेकिन बहुत लोगों को ट्रेन में रोका गया, मतलब ट्रेन में रोक लिया गया कि मत जाने दे, पटना नहीं जाने दिया, बसों से उतार गया, जेल में डाला गया। इससे जनता घबरा गई थी। इस पर जयप्रकाश नारायण का कहना था कि लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, लोकतंत्र ही जनता का शासन कहलाता है। पटना लोगों की राजधानी है, यह देश भी जनता का है, मतलब बिल्कुल यह देश भी जनता का है, जिस पर पुलिस एवं प्रशासन शांति में जनता पर लाठियां चलाते हैं, वाह, गोलियां चलाते हैं, कार्यक्रम में बाधा डालते, और ये कार्यक्रम में बदल, जनता इस डेमोक्रेसी को बदलना चाहती है। यह सिर्फ छात्र एवं युवा से ही बदला जा सकता है, और बिल्कुल यह सब जो है वह हमारे छात्र एवं युवाओं से ही बदला जा सकता है। तो ये अगर आपको कभी पूछेगा तो आपको 5 नंबर में पूछेगा। क्या नंबर में मेरे दोस्त? 5 नंबर में, ठीक है, याद रखिएगा। मेन रीजन ये होता है कि बहुत स्टूडेंट इतना नहीं दे पाते। यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि प्रस्तुत पंक्ति लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति भाषण से लिया गया है, जो कि आप इसमें जो जो जानते वो लिख डालिए, बस आपको 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। चलिए ख में देखिए क्या लिखा है, ये जो सब के सब आपके बुक से दिया गया, प्रश्न उत्तर कराया जाएगा पाठ के आधार पे है, ठीक है। चलिए, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से गलत है, जो गलत नीतियां है उनसे गलत है, सिद्धांतों से गलत है, पॉलिसी जो है कार्यों से झगड़ा, जो कार्य गलत कार्य करते, रिश्वत लेते, उन कार्यों से हमें नफरत है। तो ये कैसे कहते हैं इसके बारे में देखिए, कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति से लिया गया। आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी और इंदिरा जी में मेल मिलाप हो जाए, मतलब कि इंदिरा गांधी और जेपी में क्या हो जाए? मेल मिलाप हो जाए, अच्छे दोस्त बन जाए। इसी प्रसंग में जयप्रकाश नारायण ने कहा कि उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, और उन्होंने कहा जयप्रकाश नारायण कि मुझे किसी से झगड़ा नहीं है, चाहे वह इंदिरा जी हो या अन्य किसी व्यक्ति से। उन्हें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे तो जो नीति गलत होंगी, वो जो सिद्धांत गलत होंगे, चाहे वह कोई भी हो, कोई भी करे, उसका विरोध करेंगे, और यही उनका कहना था, ठीक है। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था, याद कर लीजिएगा, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब आगे चलते हैं।
और आगे चलिए, यहाँ पर लिखा है 5 नंबर का, और 5 नंबर में लिखा है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। मतलब कि जो है ना, ये जो नेहरू जी है वो क्या करता है, बापू और नेहरू का विशेषता करता है, मतलब कि इसकी प्रशंसा करता है। तो कैसे करते हैं, देखिए क्या करते हैं। जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में बापू एवं नेहरू की विशेषता का उल्लेख किया है। वे कहते थे कि बापू महान थे, मतलब कि बापू जो है बहुत ही महान है, ग्रेट है। जब जयप्रकाश नारायण कोई भी बात को नहीं मानते थे तो बापू उसे समझाते थे। ठीक है, जैसे भगत सिंह भी ऐसा ही थे, जब भगत सिंह कुछ नहीं मानते थे तो बापू ही समझाते थे। जब वो मार्क्सवादी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बड़े भाई मानते थे, उनका बड़ा स्नेह था, मतलब उस पर बहुत ही अच्छा प्यार वार था उस पर और उसे बहुत ही प्रेम और आदर भी करते थे। किसे, जयप्रकाश, ये नेहरू को और बापू को। तो ये बापू वाला थोड़ा सा शॉर्ट था, अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब आगे चलते हैं। 5 तक समझ में आ गया ना। अब चलिए 6 नंबर में क्या करें, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भ्रष्टाचार जो भी चल रहा है फिलहाल मेरे दोस्त, क्या आप जेपी से सहमत है? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे, बताइए फटाफट। चलिए यहाँ हम बात करते हैं, जब भारत आज़ाद हुए उससे जयप्रकाश नारायण खुश नहीं थे। मतलब जब भारत आज़ाद हुए तो उससे जयप्रकाश नारायण खुश नहीं थे, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा था। बगैर रिश्वत दिए जनता का कोई भी काम नहीं होता था। शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट हो रहा था। इसे रोकने के लिए भ्रष्टाचार को दूर करना होगा। भ्रष्टाचार सरकार की गलत नीतियों से ही हटेगी। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए, क्या हुआ 1947, अभी क्या चल रहा है 2022, ठीक है 2022 चल रहा है, राइट, या 23 भी कह सकते हैं, आपके हिसाब से थोड़ा मोड़ा कह सकते हैं, लेकिन 23 कहना उचित नहीं है। 1947, ठीक है, मतलब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 2022 अभी चल रहा है, ठीक है। अभी क्या हुआ, उस समय जो था भ्रष्टाचार कम था। क्या था, जब देश आज़ाद हुआ तो थोड़ा मोड़ा कम था, अंग्रेज ही लूटा करता था और देश के आदमी नहीं लूटा करते। लेकिन मेरे दोस्त अभी देखिए 2022 चल रहा है ना, और इसमें क्या होता है, बहुत ही भ्रष्टाचार है। जब आप ब्लॉक में जाइएगा ना, कुछ कागज पत्र का काम करवाइएगा, तो वहाँ पर 500,000 दिए बिना आपको कोई भी काम जल्दी नहीं होगा। और आप भी क्या है, जल्दी में है, तो जल्दी में काम करवाना चाहते तो क्या कीजिएगा, पैसा दे के, रिश्वत दे के काम करवाइएगा जल्दी। और ये 100% बिल्कुल सही बात है, बिना रिश्वत के कोई भी काम अभी जस्ट नहीं हो रहा है अभी के युग में। आगे आने वाले तो और होगा कि नहीं होगा, ये अलग बात है, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब ये दल विहीन लोकतंत्र और समयवाद में कैसे संबंध है, ये आपको देना है, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखिए, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का कहना था कि केवल शासन से ही संघर्ष नहीं करे, शासन से ही क्या करे, संघर्ष नहीं करे, बल्कि उनको समाज के हर एक अन्याय और नीति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। मतलब कि जो समाज में कभी कभी लड़की का अपहरण होता है, रेप होता है, उन सब पे क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए सरकार को। वह अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते थे। कौन? जयप्रकाश नारायण चाहते थे। यह संघर्ष सिर्फ लोकतंत्र के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक क्रांति के लिए, संपूर्ण क्रांति के लिए कार्य करेगी। मतलब ये है वो हमारे लोकतंत्र के लिए नहीं, बल्कि समाज में देखिएगा क्या क्या घृण होता रहता है। मतलब अभी भी देखिएगा तो बहुत कम होता है, बट अभी भी लड़की की इज्जत गांव में, समाज में बहुत ही कम माने थे। देखिए अगर लड़की जब 18 से 19 साल हो जाती है ना, 18 से 19 साल, 17 ही साल हो जाती है तो कभी शादी करने वाली होगी है, ठीक है। गांव समाज में देखिए था, और लड़का 20-25 साल का भी हो जाएगा तभी बोलेगा नहीं शादी, हाँ उसको भी बोलता है, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसे काम करने के लिए फ्रीडम देना चाहिए, राइट। चलिए ये अभी भी हो रहा है, बट आपके यहाँ पर हो रहा है कि नहीं ये हम नहीं कर सकते। चलिए जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे लोकप्रिय अंश चुनें और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावित क्यों लगा। सबसे अच्छा भाषण क्या था, जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया भाषण अनेक अंश है। देखिए क्या क्या है, इसमें है जवाहरलाल नेहरू अनुसार। जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि स्वराज तो मिल गया है, स्वराज मतलब कि जो देश है ना वो तो मिल गया, लेकिन जनता को अभी न जाने मील कितनों दूर जाना है। आप पूछा जा सकता है अभी न जाने कितने मील दूर जाना है, किसे? जनता को।
जाना होगा। स्वराज की प्राप्ति के लिए हजारों लाखों जवानों को कुर्बानियां दी है मतलब हजारों लाखों ने दिया है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया भाषण अधिक प्रभावी थे। इसमें युवाओं का आह्वान किया गया था। किसमें? युवाओं, मतलब कि युवाओं का आह्वान किया गया। और थोड़ा क्या हो रहा है, आह्वान किया गया। आज़ादी तो मिल गई लेकिन मंजिल दूर है, मतलब आज़ादी तो मिल गई लेकिन अच्छा सा पोजीशन और चीज़ें नहीं प्राप्त है। इस स्वराज के लिए देश की अनेक स्तर के लिए बलिदान दिया है, मतलब कि इसके लिए स्वराज के लिए बहुत ही बलिदान दिए हुए हैं। तो ये कुछ टर्म थे, याद हो गया मेरे ख्याल से। चलिए एक और होगा, शायद ये लास्ट है, नहीं एक और है, दो है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं चुनाव, कलर चेंज कर लेते अच्छा रहेगा। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के मुख्य सुझाव क्या है? उन सुझावों से आप उन सुझावों से आप कितना सहमत है? उन सुझावों से आप कितना % सहमत है? तो इसके बारे में हम देखिए बताते हैं आपको। क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति के विरुद्ध थे, मतलब कि जो वर्तमान में जो चुनाव ना हो रहे उसके विरुद्ध थे। इस चुनाव सुझाव में उनका नया विचार था। उनका कहना था कि जनता घिसे पीटे, मतलब कि जनता है ना वो घिसा पीटा हुआ है। उनकी परिस्थिति आम जनता को, आम मतदाताओं को केवल इतनी ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में मतदान करे। मतलब कि जैसे है ना आम आदमी हो गया, उसे क्या है, मतलब कि बटन टिपना ही अधिकार है, ये कहने करते हैं आम अधिकार है, ठीक है। वह चुनाव में मतदान करे, लेकिन आजकल का मतदान न तो स्वतंत्र है, विजेता के बाद जनता पर कोई अंकुर नहीं होता है। इसे दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। और आजकल का जो चुनाव हो गया है अपने जाति प्रथा पे ज़्यादा खास करे, और इसे धमकाना उमकाना ये थोड़ा सा कम है, बट जाति प्रथा पे ज़्यादा डिपेंड करता है चुनाव, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट है 11वां प्रश्न कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो दिनकर जी के निधन हुई उस दिन जयप्रकाश नारायण मिले थे। उसी दिन जयप्रकाश नारायण मिले थे, मतलब उसी दिन जयप्रकाश नारायण उसी रात में जेपी के मित्र रामनाथ गोयनका के घर पर मेहमान आए थे। मतलब रामनाथ गोयनका के यहाँ पर आए थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, किसे? तो ये हमारे दिनकर जी को, और 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुँचा दिया गया। सारी व्यवस्था थी, डॉक्टर भी था, लेकिन दिनकर फिर से जिंदा नहीं हो पाया। उसी रात उसका निधन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ टर्म थे, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से एक बात फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं मेरे दोस्त। देखिए एक बात थोड़ा सा और समझ लीजिए कि जैसे आपने चैप्टर 3 पढ़ा, थोड़ा सा और टाइम दीजिए 2 मिनट मेरे दोस्त। चैप्टर 3 पढ़ा और उसका क्या पढ़े? प्रश्न उत्तर पढ़े। उसका क्या पढ़ेगा? ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, ठीक है। हम बोलते हैं स्टूडेंट को कि टारगेट क्या रखिए? 450। 450 नहीं आएगा, 400 आएगा। इतना तो टारगेट, अगर 450 टारगेट रखते हैं तो हारदार के तो 400 इसका किसी का रोक नहीं सकता। क्यों? कैसे नहीं रोक सकता है? सबसे पहले चैप्टर लीजिए, बुक लीजिए, उसका पहले आप संपूर्ण हिंदी पढ़िए। तो संपूर्ण हिंदी, उसका सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़िए। इन सभी का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक यहाँ पर आई बटन में मिलेगा, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्या मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब चलिए